जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हमने कक्षा 6 का जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है वो कक्षा 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अभी हम आगे कक्षा 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के पहले PDF रीड करके सुनाते हैं, फिर उसे लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं और अंत में आपको MCQ और नोट्स दोनों करवाए जाते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा चैप्टर है पर्यावरण। इसमें आपको पर्यावरण के प्रमुख घटकों, मानव निर्मित, प्राकृतिक, उनके बारे में बताया जाएगा और साथ में कुछ फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे। तो अपना ध्यान चैप्टर पर केंद्रित रखें और हर लाइन की को समझने की कोशिश करें। और जब अंत में आपका MCQ करवाए जाएं तो आप खुद से चैलेंज रखें कि आपको हर एक जो क्वेश्चन है वो आना चाहिए। तो इसी क्रम में आज का चैप्टर शुरू करते हैं। अपना ध्यान पूरी तरह चैप्टर पर केंद्रित रखें ताकि आपको सारे MCQ जो एंड में जो आपको करवाए जाते हैं वो आएँ। तो चैप्टर शुरू करते हैं। पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट आपको ये कहानी के रूप में शुरू किया जाएगा और फिर अंत में आपको पर्यावरण तक की जो सारी विषय वस्तु है वो शॉर्ट रूप में समझाई जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि छोटे जवाकों को कहानी के रूप में ही हर चैप्टर शुरू किया जाता है, तो यह चैप्टर भी जो कक्षा 7 का कहानी के रूप में ही शुरू किया गया है। तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, कहानी के रूप में ही हम भी पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेत के मैदान में खुदाई की गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। मतलब जो पर्यावरण जो था उसकी जगह अब वो बनने जा रही है, फ्लैट बनने जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ का जो प्राकृतिक जो पारितंत्र था वह क्या हो गया, नष्ट हो गया। और यह एक बच्चे को क्या नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, और यह देखकर उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। ठीक है। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक है। इधर ब्रैकेट में पढ़ते हैं क्या लिखा है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है कार का, अब देखो, मानव इस प्राकृतिक जो पर्यावरण जो यह है हमें क्या कह देता है, यह हमें लेने के लिए सांस देता है, ठीक है, हवा देता है। सांस लेने के लिए क्या क्या देता है, हवा देता है। पीने के लिए क्या देता है, जल देता है। खाने के लिए भोजन देता है। रहने के लिए क्या देता है, भूमि प्रदान करता है। अब जो प्राकृतिक जो निवास, जो प्राकृतिक जो है तंत्र है, इसमें मनुष्य बदलाव कैसे कर रहा है। तो कार का धुआं जो होता है वायु को प्रदूषित करता है, जिससे कि हमारी सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, इससे भी होता है। भोजन के बर्तनों में परोसा जाता है। ठीक है। और भूमि पर कारखानों आदि का निर्माण हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारे परितंत्र में क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। मानव कार मिल कारखानों बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, वो इमारतें वगैरह और अपनी गतिविधियों को चालू रखता है मानव। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो आपको परिवर्तन समझ में आ गया कि मानव कैसे परिवर्तन कर रहा है। ठीक है। अब इधर है, कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा पर्यावरण क्या है। अब जो रवि है वो कक्षा में पहुंचकर अपने जो टीचर है उससे पूछ रहा है कि पर्यावरण क्या है। उसने कहा जो कुछ भी आसपास अपने आसपास देखते हैं वह क्या है, पर्यावरण है। जय किसने कहा, शिक्षक ने कहा। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेरी कक्षा में रखी कुर्सियां, जहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है। तो शिक्षक ने कहा, हाँ। शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो ठीक है, इसमें जो पर्यावरण में है मानव निर्मित जो चीज़ें हैं वो भी हैं और प्राकृतिक तो हैं ही। ठीक है। शिक्षक ने इसमें भेद मतलब के परिवर्तन बताया। आगे है, अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो अब शिक्षक ने जो है कार्य दिया है, किसको, बच्चों को दिया है कि आप क्या कीजिए कि मिलकर प्रकृति मानव निर्मित वस्तुओं की क्या बनाए, सूची बनाए। ठीक है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। ठीक है।
तो उत्सुक थे जो सभी। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण हो रहा है। अब पर्यावरण में परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो शिक्षक क्या कह रहा है कि हमारी ज़रूरतें हैं जो वो दिन क्या हो रही हैं, हमारी ज़रूरतों के कारण समय क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जे दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जे पर्यावरण के घटक हैं। पहला, मानव निर्मित गतिविधियों में क्या आ जाएगा? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग आ जाएंगे। और प्राकृतिक में क्या आ जाएगा? वायुमंडल आ जाएगा, जलमंडल आ जाएगा और स्थल मंडल आ जाएगा और संजीव मतलब जय मंडल आ जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में ये आ जाएगा और मानव निर्मित पर्यावरण में ये आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपको मानव दिया हुआ है। एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, तो जे भी एक आप घटकी मान लीजिए। ठीक है, जे भी घटकी है एक। अब इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं। हमारी ज़रूरतें हैं, वो हमारी ज़रूरतों के कारण क्या होता है, हमारे पर्यावरण में परिवर्तन होता है। और जो हमारी ज़रूरतें हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। और इसी कारण से क्या होता है, हमारे प्राकृतिक वातावरण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है, कभी कभी उनको नष्ट भी कर देता है। ठीक है, आगे है जीव एवं अजीव। सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, ये क्या है, जीव। अजीव क्या है, निर्जीव पदार्थ जैसे स्थल। ठीक है, वो क्या है, अजीव है। तो अब आपको जीवीय और निर्जीवीय में अंतर समझ में आ गया। आगे है, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो आपको जहाँ पर पर्यावरण की परिभाषा पता लगी है। आगे चलते हैं, जय प्राकृतिक या मानव निर्मित परिघटना का मिश्रण। अब पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है, जय मानव प्राकृतिक या मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवें व अजीवें दोनों परिस्थितियां शामिल होती है। तो देखो, जीवें व अजीवें जो दोनों परिस्थितियां हैं, जय किसमें शामिल होती हैं, जय प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल होती है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण किसका अंग है, यह पर्यावरण का अंग है। पर्यावरण के कितने अंग है, पर्यावरण के दो अंग है, मानव निर्मित और दूसरे हमारे प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या कहते हैं, प्राकृतिक में जीव व जीवें दोनों परिस्थितियां शामिल होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल होती हैं। ठीक है, अब इधर इधर आपको ब्रैकेट में दिया हो कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, पर्यावरण की शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर, जहाँ एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक है, तो इसी तरह आगे चलते हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में आपको विस्तार से जहाँ कुछ बताया जाएगा। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक बताए जा रहे हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे, मैंने आपको पीछे समझाया था। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी, जहाँ कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह घटनाओं एवं खनिजों से, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको बताया जा रहा है स्थल मंडल के बारे में। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पहला है स्थल मंडल। स्थल मंडल के बारे में बताया जा रहा है कि स्थल मंडल है क्या। तो स्थल मंडल क्या है, जो चट्टानों या खनिजों से बना होता है। ठीक है, जो पृथ्वी की ऊपरी ऊपरी परपटी होती है। ठीक है, ठोस परपटी होती है और जो है किससे बनी होती है, जो है चट्टानों और खनिजों से बनी होती है। ठीक है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। ठीक है, इसमें आपको प्राकृतिक पर्यावरण में पहला घटक स्थल मंडल के बारे में बता दिया गया। यह ठोस परपटी एवं कठोर ऊपरी परत होती है, किसकी, पृथ्वी की। ठीक है, और जो चट्टानों में खनिजों से बनी होती है और मिट्टी की पतली परत से जो है क्या होती है, ढकी होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ठीक है, क्या, स्थल मंडल। ठीक है, ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। देखो, महाद्वीपों में तो जो है पाई जाती है, महाद्वीपों के ऊपर तो जो है पाई ही जाते हैं। जैसे भारत में प्रायद्वीप पठार पाया जाता है, पर्वत पाए जाते हैं, हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे, ठीक है, पर्वत पाए जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पर्वत, ठीक है, वो पाए जाते हैं। और मैदान भी हमारे उत्तरी गंगा मैदान है, जो हमारे घाटियाँ भी पाई जाती है, जैसे कुल्लू की घाटी आदि होगी, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन ये अकेले स्थल पर ही नहीं पाई जाती, जो जमीन जानी जो हमारा समुद्र का जो ऊपरी सतह है ना, वहाँ पर भी जो है सारी स्थलाकृतियाँ यानी पहाड़, मैदान, घाटी आदि पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको जो है चीज़ें इसमें समझाएगी। स्थल मंडल वह क्षेत्र है। अब आपको स्थल मंडल के बारे में ही बताया जा रहा है। पहला घटक जो प्राकृतिक पर्यावरण का पहला घटक है ना स्थल मंडल, उसके बारे में समझाया जा रहा है।
स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ठीक है, अब स्थल मंडल हमें प्रदान क्या करता है? जो हमें वन प्रदान करता है, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ठीक है, जो खनिज संपदा का भी स्रोत है। स्थल मंडल ही खनिज संपदा का स्रोत है। ओके, ये देखो आपको बताया गया है, आप देख सकते हैं इसमें। ये हमारा जय मंडल, ठीक है, ये जो जहाँ पर वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तीनों मिल रहे हैं, ये है हमारा जय मंडल, जिसमें वायु का जो है सारा क्षेत्र वो वायुमंडल कहलाता है, जिसमें जल है वह जलमंडल कहलाता है, जिसमें केवल स्थल है वो स्थल मंडल कहलाता है, जैसा कि आपको जहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये पर्यावरण के क्या हैं, क्षेत्र हैं। आगे चलते हैं अभी। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। अब आपने स्थल मंडल के बारे में जान लिया, अब आपको जलमंडल के बारे में बताया जा रहा है। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल मंडल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। यह किस किस से मिलकर बनता है? यह नदी, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु अब आपको प्राकृतिक पर्यावरण में स्थल मंडल के बारे में समझा दिया। स्थल मंडल बना किससे होता है और जो हमें प्रदान क्या करता है? स्थल मंडल कहाँ कहाँ पर होता है? तो स्थल मंडल महाद्वीपों की ऊपरी सतह पर भी होता है, और जो स्थल मंडल है जो है हमारे जो समुद्र की सतह है उस पर भी होता है। फिर आपको जलमंडल के बारे में बता दिया गया। जलमंडल में जलमंडल किससे बना होता है यह आपको बता दिया। नदी, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि से मिलकर बना होता है, और जय प्राणियों के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। अब आगे आपको जो तीसरा है प्राकृतिक पर्यावरण का जो तीसरा घटक है वह है वायुमंडल। अब आपको यहाँ पर वायुमंडल के बारे में बताया जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जानी। अब आपको जहाँ पर समझ आना चाहिए कि जो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है इसे बांधे हुए है, किसने बांधे हुआ है? पृथ्वी के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ठीक है, यह सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। आपको पता होगा कि सूर्य से पराबैंगनी विकिरण आती हैं। ठीक है, यूवी आती हैं, यानी पराबैंगनी विकिरण आती हैं, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, और ये क्या होती हैं कि यदि यह पृथ्वी पर सीधे पहुँचे ना तो इससे मानव को चमड़ी का कैंसर हो सकता है, और इसके साथ ही बहुत सारी और भी हमें बीमारियां हो सकती हैं मानव को। तो मानव को इन सभी जो हानिकारक बीमारियां हैं और विकिरण को, पराबैंगनी विकिरण जो सूर्य की किरणें हैं उसको पृथ्वी पर पहुँचने से बचाता कौन है? वायुमंडल बचाता है। और वायुमंडल हमारे आस पास से थमा कैसे हुआ है? इससे गुरुत्वाकर्षण बल जो कि पृथ्वी के अंदर यानी केंद्र से सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसने थामे हुए है। ठीक है, तो आपको जहाँ तक समझ आ गया, अब आगे पढ़ते हैं। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल के बारे में बताया जा रहा है कि वायुमंडल में क्या क्या होता है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैस होती हैं, धूल, कण होते हैं एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में ही तो परिवर्तन हो रहा है। अब दिन प्रतिदिन जो हमारी गर्मी है जो बढ़ रही है, जिसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव तथा जो हमारा तीसरा जो ठंडा इलाका हिमालय आदि क्षेत्रों को कहा जाता है, वहाँ से क्या हो रहा है? अभी आपको पता है कि फ्लैश फ्लड हुआ था अभी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में ही। ठीक है, तो भारत के क्षेत्र में ही हुआ था, ये उत्तर प्रदेश वाले इलाके में, उधर वाले। तो यह उत्तराखंड में होता शायद है। तो यह क्यों हुआ? यह गर्मी की वजह से तो हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है? जो बड़े बड़े हिमखंड हैं, जो बर्फ़ के बने हुए हैं, जो कि पृथ्वी के जो जल को अपने में संचित करके रखे होते हैं, ठोस रूप में थामे हुए हैं, वो क्या हो रहे हैं? अब वो धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो रहे हैं। क्या हो रहा है? जो ठोस बर्फ है वह जल में परिवर्तित हो रही है, जल में परिवर्तित हो रही है। तो जो स्थल पर जो उपस्थित जो मानव निवास है विभिन्न, उसमें बाढ़ के रूप में उसे क्या पहुंचा रही है? नुकसान पहुंचा रही है। इसके साथ साथ ही जो है जो समुद्र का जल स्तर है उसको भी दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रही है। जल का समुद्र स्तर बढ़ते जाने से मालदीव आदि जैसे जो द्वीप हैं, जो दो जल जो स्थल है जो बढ़ने से क्या हो सकता है? जल की सतह का जो स्तर है जो बढ़ने से क्या हो सकता है? मिनी के जैसे द्वीप जो हमारे मालदीव जैसे द्वीप हैं
वो डूब जाएंगे, ठीक है, वो जलमग्न ही हो जाएंगे। तो यह बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और इसी के क्रम में आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, संस्थान है, वो भी इसी क्रम में काम कर रहे हैं कि CO2 की मात्रा कम की जाए, क्योंकि CO2 जो है सूर्य से प्राप्त जो ऊष्मा है उसको अपने में संचित करके या फिर पकड़ कर उसे रख लेती है, जो कि उसको विसर्जित नहीं करने देती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव से बहुत बहुत बड़े हिमखंड टूट टूट कर जल में परिवर्तित हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि समुद्र की जो सतह का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और इससे डर क्या है, इससे डर यह है कि बहुत सारे द्वीप जो है वो जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है। तो यही तो समस्या है। अब हमारे वायुमंडल में परिवर्तन होगा। वायुमंडल में परिवर्तन क्यों हो रहा है? आज इतने ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है कि CO2 की मात्रा बहुत बढ़ रही है, और इसकी वजह से आपको पता है कि जो हमारे हिमखंड है वह धीरे धीरे टूट कर पिघल रहे हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए अब वो प्रोत्साहन किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन लाइए, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। तो प्रदूषण से जुड़ी नहीं है कि अकेली गर्मी ही बढ़ती है, प्रदूषण से और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो अब आपको पता चल गया कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसमी जलवायु में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। इधर दिया हुआ है परितंत्र। तो इधर आपको परितंत्र की परिभाषा दी हुई है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको पारितंत्र की परिभाषा पता चलेगी, तो एक बार फिर से करते हैं रीड। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं, ठीक है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल। अब आपको चौथा कारक है, पहले आपको स्थलमंडल के बारे में बताया गया, फिर आपको जलमंडल के बारे में बताया गया, फिर आपको वायुमंडल के बारे में बताया गया, अब आपको बताया जा रहा है जैवमंडल के बारे में, ठीक है। तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या संजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है, जहाँ स्थल जल एवं वायु मिलकर क्या करते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। अब आपको बताया जा रहा है कि पारितंत्र क्या है, ठीक है। आपको जो प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों के बारे में बता दिया गया है। अब आपको बताया जा रहा है पारितंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक NCC कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। कहाँ? केरल में। केरल आपको पता है कि जब पश्चिमी घाट पर पड़ता है, और पश्चिमी घाट पर तो वर्षा बहुत होती है, ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे जहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा अच्छा, वहाँ बारिश नहीं होती है लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभी हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलते ही, पर तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, क्या आप जानते हैं? प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इधर ही आ जाते हैं वापस। रवि हैरत में पड़ गया, ठीक है, वो हैरान हो गया, ठीक है। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति तथा लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? ठीक है, बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा बहुत संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। तो पारितंत्र की मैंने आपको ऊपर परिभाषा बताई थी, वही जहाँ पर शिक्षक सरल रूपों में समझाने की कोशिश कर रहा है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि जो घास का जो मैदान था वो जो नष्ट कर दिया गया था और वहाँ पर मानव निर्मित गतिविधियाँ हो रही थी, वह भी एक परितंत्र था। अब आपको मानवीय पर्यावरण के बारे में बताया गया। पहले आपको पर्यावरण के बारे में बताया गया। पर्यावरण के 2 घटकों के बारे में बताया गया, यानी प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा क्या था, मानवीय पर्यावरण, ठीक है। अब आपको प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दी गई है।
प्राकृतिक पर्यावरण में 5 घटक थे, ठीक है। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल 4 थे। पहला था स्थलमंडल, उसके बारे में आपको बताया गया, फिर आपको जलमंडल के बारे में बताया गया, फिर आपको किसके बारे में बताया गया, वायुमंडल के बारे में बताया गया, और अंत में आपको जीवमंडल के बारे में बताया गया। तो जो है यह क्या थे, यह 4 थे। वैसे आप आगे चलेंगे तो और भी बहुत से प्रकार होते हैं। आप यदि स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे तो और भी आपको बहुत सारे प्रकार मिल जाएंगे, लेकिन मेंस जो हैं, जो छोटे क्लासों तक यहीं 4 पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। आगे हमारा मानवीय पर्यावरण। अब पर्यावरण में दूसरा घटक क्या था, मानवीय पर्यावरण। तो अब आप यहाँ पर मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। आपको पता है कि जो प्राचीन जो मानव था, जो आरंभिक मानव था, वह एक आखेट खाद्य संग्राहक था, ठीक है। समय के साथ क्या हुआ, अभी कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। अब उसकी आवश्यकताएं बढ़ती कि मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसके परिवर्तन करने के कई तरीकों सीख लिए, ठीक है। अब उसने सीख लिया है कि जिस पर्यावरण में मैं रहता हूँ, मैं उसमें परिवर्तन भी कर सकता हूँ और अपनी आवश्यकताओं को ज़्यादा वस्तुओं से भी पूरी कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं किसी भी अपनी आवश्यकता की चीज़ को इकट्ठा कर सकता हूँ। उसने फसल उगाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। पशु पालना शुरू किया, स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता तक क्या कर लिया था, मानव ने स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। लगभग 6000 ईसा पूर्व तक क्या कर लिया था मानव ने, यानी आज से 8000 साल पहले तक मानव ने क्या कर लिया था, सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है, मोहनजोदड़ो आदि, उसमें गेहूँ और जौ उगाना सीख लिया था, ठीक है। आज से 8000 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, उसने क्या किया, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, ठीक है। अब एक दूसरे के साथ व्यापार भी आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। अब उत्पादन जो छोटे पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर होने लग गया था। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। द्रुत का मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गया, तेज हो गया, ठीक है। आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए, ठीक है। अपनी स्वार्थ पूर्ति न करते हुए उसे संतुलन बैठाना चाहिए अपनी आवश्यकताओं और मानव की जो हमारी प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी सुरक्षा में, ठीक है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा है। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों में लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर आशा है कि मैंने आपको पूरा चैप्टर शॉर्ट रूप में पढ़कर समझाने की कोशिश की है। अब आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, पालितंत्र क्या है। तो पालितंत्र क्या है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा प्राकृतिक पर्यावरण के उन भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये क्या होते हैं, ये ऊर्जा तथा पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा आपस में संबंध होते हैं। ये क्या है, ये है हमारा पारितंत्र। आपको पारितंत्र के बारे में पता चल गया। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण वह है जो प्रकृति की ओर से है। इसके प्रमुख कितने घटक होते हैं, मैंने आपको 4 घटक बताए हैं, ठीक है। और इसमें विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ आदि वगैरह भी आती हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो पर्यावरण के प्रमुख घटक तो 2 ही हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक तो 2 ही हैं, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण है और दूसरा क्या है, दूसरा मानवीय पर्यावरण है, ठीक है। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो आप मेज, भवन, कुर्सी, कोई भी इमारत, कुछ भी आप बता सकते हैं। स्थल मंडल क्या है, तो मैंने आपको स्थल मंडल की परिभाषा बहुत अच्छे से बताई थी। स्थल मंडल वह जगह है जो हमें जो कि किन किन से, जो कि पहाड़ों, चट्टानों और पर्वतों का या फिर पठारों का मिश्रण है, ठीक है। यह क्या है, यह हमारी पृथ्वी की ऊपरी परपटी है, यह कठोर है, ठीक है। और यह हमें प्रदान क्या करती है, यह हमें रहने के लिए निवास, कृषि करने के लिए भूमि, जहाँ कोई इमारत बनाने के लिए भूमि वगैरह
प्रदान करती है और साथ साथ में ही स्थल मंडल में क्या होते हैं, बहुत सी खनिज संपदा भी छिपी हुई है। स्थल मंडल पर ही भौतिक पर्यावरण की लगभग सभी घटनाएं होती हैं। तो ठीक है, इस प्रकार आप पर्यावरण के बारे में, स्थल मंडल के बारे में बता सकते हैं। जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या है, तो ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आप में से जीवी, जो जीवित प्राणी है, पादप जगत आदि, इनका उदाहरण लेंगे। अब जैव मंडल क्या है, तो जैव मंडल क्या है, जिसमें तीनों मंडल मिलते हैं, जिसमें स्थल मंडल, जैव मंडल तथा वायुमंडल तीनों मिल जाते हैं और जहाँ पर संजीवों को रहने के अनुकूल परिस्थितियाँ बन जाती हैं, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो आपको पता चल गया इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो आप बताओगे कि मरुस्थल, ताल, वन, बीच क्या बताओगे, इसमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है, स्थल। ठीक है, समुदाय और धर्म तो है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है, सड़क है। इसमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी क्या है, मानव की वृद्धि, मानव के पर्यावरण के लिए क्या है, खतरा है। अब आगे आप इनके बारे में भी बता सकते हैं कि जैव मंडल क्या है। जैव मंडल क्या है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, और तीनों है जहाँ पर। वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है। जल मंडल क्या है, जो जलीय क्षेत्र है। पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो अब आपको इनके बारे में पता चल गया होगा। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो मानव होता है वह क्या करता है, अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो आशा है कि आपको जो चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम इनके नोट्स करते हैं। ये है नोट्स। ठीक है, 7 क्लास चैप्टर फर्स्ट है पर्यावरण। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति का पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर, जहाँ एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। पर्यावरण के घटक, तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से प्राकृतिक घटक होते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें जल मंडल आता है, वायुमंडल आता है, स्थल मंडल आता है, जैव मंडल आता है। ठीक है, मानव निर्मित में क्या कहता है, क्या आता है, इसमें पार्क आ जाते हैं, इमारतें आ जाती हैं, पुल आ जाते हैं, सड़क आ जाते हैं, उद्योग आ जाते हैं। अब प्राकृतिक आपको समझाया गया। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक में आपको बता दिया क्या क्या होता है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल होती हैं। मानव निर्मित मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल हैं। परितंत्र क्या होता है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। प्रत्येक 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वस्तु विनिमय क्या है, यह वस्तुओं की अदला बदली का प्रकार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो आशा है कि आपको इस तरह जो हमारा जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। हमने आपको पूरा पहले PDF रीड करके सुनाया है, फिर लघु रूप में समझाने की कोशिश की है, फिर उसके आपको एंड में MCQ और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो अब आप इन नोट्स को अपने कॉपी पर उतार लें ताकि आपको इस चैप्टर की पूरी विषय वस्तु समझ में आ जाए। तो इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।